ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा देयर आर 3 phases ऑफ टीचिंग. फर्स्ट, reactive phase, second, interactive phase, and third is post active phase. या पहली अवस्था क्या है? पूर्व क्रियावस्था, दूसरी अंतः क्रियावस्था और तीसरी पश्च क्रियावस्था. ये 3 अवस्थाओं में हम पूरी टीचिंग को डिवाइड कर सकते हैं. यानी एक टीचर क्या करता है? पढ़ाने से पहले, क्लासरूम में जाने से पहले पढ़ाने की प्लानिंग करता है, फिर क्लासरूम में जाता है तो इंटरैक्टिव फेज में इंटर कर जाता है. तो क्लासरूम में वो जितनी भी एक्टिविटी करता है वे सारी अंतः क्रियावस्था के अंतर्गत आती है. और पढ़ाने के बाद जब बच्चों का वो मूल्यांकन करता है तो उसे हम पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा प्री एक्टिव फेज की. तो प्री एक्टिव फेज में क्या है? प्री एक्टिव फेज में जो पहला काम हम करते हैं वो करते हैं फिक्सेशन ऑफ गोल्स. फिक्सेशन ऑफ गोल्स का मतलब, फिक्सेशन ऑफ गोल्स का मतलब होता है कि टीचर को क्लास में जाने से पहले आज वो क्लास में क्या पढ़ाने वाला है उसे उसको उसका जो है लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है. लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब क्या? जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी में आपने पढ़ा है ना, कॉग्निटिव फेज, अफेक्टिव फेज और साइकोमोटर फेज. तो वो फेजेस के ऑब्जेक्टिव वहां डिसाइड करते हैं. वैसे ही हम आज क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है पहले कि आज हम क्लास में पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को क्या आ जाएगा. ठीक है, जैसे आज की क्लास में आप जब पढ़ लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? आपको फेज ऑफ टीचिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी और आप खुद से पढ़ाते समय आप प्लानिंग कर पाएंगे, आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे, बच्चों का इवैल्यूएशन कर पाएंगे. ये सारा आज की क्लास का मेरे ऑब्जेक्टिव है. ऐसे ही जब क्लास मान लो 9th में आप वाटर पढ़ाने जा रहे हो तो 9th में वाटर पढ़ाने से बच्चों को क्या क्या आ जाए? बच्चों को वाटर का स्ट्रक्चरल फार्मूला या उसका मॉलिक्यूलर वेट या उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज या वो टाइप्स ऑफ वाटर वो क्या जान पाएंगे, ये सब टीचर पहले से डिसाइड कर लेता है. इसी पार्ट को कहते हैं फिक्सेशन ऑफ गोल्स, है ना. तो प्री एक्टिव फेज में पहला काम क्या करेगा टीचर पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाने से पहले क्या करेगा? वो उस क्लास में पढ़ाने का गोल डिसाइड कर लेता है, उसका उद्देश्य निर्धारित कर लेता है, उसका लक्ष्य निर्धारित कर लेता है ना. तो पहला पॉइंट क्या बना इसका? उद्देश्यों का निर्धारण या फिक्सेशन ऑफ गोल्स. ठीक है, जो दूसरा इसका पार्ट आता है बेटा उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर. अब जब गोल निश्चित हो गया, जब उद्देश्य निर्धारित हो गया तो तब टीचर क्या करेगा? उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो सोचेगा कि हमारा टीचिंग मटेरियल क्या होगा, शिक्षण हमारी सामग्री क्या होगी, हम किन किन टॉपिक पे हम पढ़ाएंगे या लेक्चर देंगे, कहाँ ज्यादा फोकस करेंगे, कहाँ कम फोकस करेंगे, कहाँ इंफॉर्मेशन देंगे, कहाँ हम डीप जाएंगे. इन सारी बातों को वो निश्चित वो करता है. इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर. वो डिसाइड करेगा कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे. फिर मैं एग्जांपल अगर हम वाटर का ही ले लें, अगर क्लास 6 में आपको वाटर पढ़ाना है तो वहां पढ़ाने का मैटर अलग होगा. अगर वाटर को क्लास 10th में पढ़ाना है तो उसका मैटर अलग होगा. अगर इसी वाटर को आप क्लास 12th में या यूजी लेवल या पीजी लेवल में पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाने का मैटर अलग अलग हो जाएगा, है. ऐसे अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 10th में हम क्या पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ करंट, ये सारी चीजें पढ़ते हैं. लेकिन जैसे ही हम इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम जब 12th में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जब इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? तो आपने क्या देखा? हर क्लास वाइज हम पढ़ाने का मैटर हर जगह अलग अलग हो जाता है ना.
तो उद्देश्य निर्धारित करने के बाद जो दूसरा स्टेप हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, यानी अधिगम सामग्री का निर्धारण करना या अधिगम सामग्री के लिए निर्णय लेना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया अधिगम सामग्री का चयन या निश्चयन, हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना। जो थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पॉइंट इसका क्या है, अरेंजिंग सीक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। तीसरा काम टीचर क्या करेगा, टीचर काम करेगा कि जो उसकी अधिगम सामग्री है उसका क्रम निर्धारण करेगा। तो तीसरी हेडिंग क्या बन गई, अधिगम सामग्री या विषय वस्तु का क्रम निर्धारण करना, है ना। जब आप कभी किसी क्लास में पढ़ाने जाते हो या किसी क्लास की बुक पर आप देखो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसमें सिंपल बात, ये धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। अगर मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर आप खोल लो तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आप देखते हो कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है ना। तो यहाँ पे वैसे हम अरेंज करते हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस डिसाइड कर लेते हैं, यानी जो विषय वस्तु है, जो अधिगम की सामग्री है, उसका एक क्रम निश्चित कर लेते हैं कि हम सबसे पहले किन बात को पढ़ाएंगे, फिर किस पे फोकस करेंगे, फिर किस पे फोकस करेंगे, फिर किस पे फोकस करेंगे। इसके लिए ढेर सारी मैगजीन भी है, जो मैगजीन्स की क्लास जब होगी आपकी तो हम मैगजीन देखेंगे। तो मैगजीन में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सीन टू अनसीन, ऐसे ढेर सारे मैगजीन की बात करेंगे हम लोग। तो उस मैगजीन के आधार पे, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, बच्चों की उम्र के आधार पर, बच्चों की कक्षाओं के आधार पर हम निश्चित करते हैं कि हमारे पढ़ाने का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट पे क्या किया हमने, हमने अधिगम सामग्री के क्रम का निर्धारण कर लेते हैं कि किसके बाद क्या पढ़ाना है। फिर जो फोर्थ पॉइंट आती है, इसे कहते हैं डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हुआ, व्यूह रचना। हमें जो कुछ भी पढ़ाना है उसका व्यूह रचना करना। आपने चक्रव्यूह का नाम सुना होगा। व्यूह रचना का मतलब क्या हुआ, व्यूह रचना का मतलब है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियम कानून बनाना, या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना। तो जो चौथा पॉइंट है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम आव्यूहों का निर्धारण करते हैं, शिक्षण आव्यूहों का निर्धारण। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया, शिक्षण आव्यूहों का निर्धारण या डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। ये शिक्षण आव्यूहों का निर्धारण टीचर क्या करता है, टीचर ने जो टॉपिक डिसाइड किया है, जो पॉइंट डिसाइड किया, उस पॉइंट के आधार पे टीचर क्या करता है, टीचर ये निश्चित करने का प्रयास करता है कि बच्चे को हम जो पढ़ाने वाले हैं, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, हम जो सिखाने वाले हैं, उसको सिखाने के लिए कौन से टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बच्चों से बिहेव कैसा रखेंगे, बच्चों से डिसिप्लिन का क्या तरीका रखेंगे, इन सारी चीजों का निर्धारण वो स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग में करता है। क्या क्या करेगा स्ट्रेटजी में, स्ट्रेटजी में वो क्या क्या करने वाला है, स्ट्रेटजी में वो निर्धारित क्या करेगा, पहला निर्धारित करेगा कि शिक्षण की विधियां क्या हो, पढ़ाते समय विद्यार्थी शिक्षक का संबंध कैसा हो, क्लास की डिसिप्लिन कैसे रखी जाए, हम स्पीच दे के पढ़ाएं या क्वेश्चन करके पढ़ाएं या लेक्चर करके पढ़ाएं या डेमोस्ट्रेशन करके पढ़ाएं, ऐसे हम शिक्षण की विधियों का निर्धारण कर लेते हैं ना। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है ओवरऑल एक प्लानिंग, कब क्या कैसे करेंगे। जैसे मान लो भी कहीं घूमने जाना है तो हम उसकी पूरी स्ट्रेटजी डेवलप कर लेते हैं कि हम पहले कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या खाएंगे, ये सारी चीजें हम निर्धारित कर लेते हैं इसी को स्ट्रेटजी के। ठीक है, ऐसे ही टीचिंग की स्ट्रेटजी हम निर्धारित कर लेते हैं। फिर है लास्ट पॉइंट इसका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजी। फिर उन टीचिंग स्ट्रेटजी को भी एक क्रमिक रूप में उसको हम सब सजा लेते हैं, तो हम कहते हैं शिक्षण आव्यूहों का वितरण। ठीक है, शिक्षण आव्यूहों का वितरण का मतलब क्या हुआ, शिक्षण आव्यूहों के वितरण से मतलब हुआ
कि हम पढ़ाने से पहले हमने क्या क्या किया, हमने गोल निर्धारित कर लिया, हमने सब्जेक्ट मैटर डिसाइड कर लिया, हमने उस सब्जेक्ट मैटर को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, हमने पढ़ाने की स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली और उस स्ट्रेटजी को भी एक लॉजिकल सीक्वेंस में हमने रख लिया। तो ये था हमारा प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, या क्लास में पढ़ाने से पहले, क्लास में जाने से पहले टीचर द्वारा की गई तैयारियां। इन्हीं तैयारियों को हम कहते हैं शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था या प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। अब हम बात करेंगे इंटरएक्टिव फेज की। इंटरएक्टिव फेज का मतलब होता है शिक्षण की अंतः क्रिया अवस्था, या कक्षा कक्ष में जाते समय या जाने के बाद शिक्षक क्या क्या काम करता है, कैसे पढ़ाता है, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बातें कही गई है ना। तो इंटरएक्टिव फेज के बेटा मेजर 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं साइजिंग ऑफ द क्लास। साइजिंग ऑफ द क्लास का मतलब क्या, इसको हम कह सकते हैं कक्ष की अनुभूति करना। साइजिंग अप का मतलब कक्ष की अनुभूति। ये अनुभूति का क्या मतलब है, जैसे ही टीचर क्लास में इंटर करता है और इंटर करते ही जैसे आप खड़े होते हो, फिर टीचर क्या बोलता है, सिट डाउन कहता है ना। तो जैसे आप सिट डाउन होते हो और इन सारी चीजों के समय टीचर क्या करता है, साइजिंग अप करता है, कक्षा के आकार की अनुभूति करता है। जब कक्षा के आकार की अनुभूति का मतलब क्या हुआ, कक्षा के आकार की अनुभूति का मतलब हुआ कि ये देखना कि हमारी क्लास में किन किन प्रकृति के बच्चे कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। ये किन किन प्रकृति का क्या मतलब हुआ, बच्चे कितने प्रकृति के होते हैं। बच्चे बेटा क्लास में 3 तरह के होते हैं। पहला, ऐसे स्टूडेंट्स जो टीचिंग को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जिनको क्लास में कोई मतलब नहीं होता, टीचर आए पढ़ाए चला जाए, उनको कोई लेना देना नहीं होता। और जो तीसरे बच्चे वो होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं, जो क्लास में हमेशा शोर करते हैं, टीचर को परेशान करते हैं, क्लास को परेशान करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। ये 3 तरह के लोग, 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। तो टीचर ये क्लास में आने के बाद देखता है कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लास का आकार कैसा है, और क्लास में कौन कौन से वाले बच्चे, किस प्रकृति के बच्चे कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। इन सारी चीजों की अनुभूति वो साइजिंग ऑफ द क्लास में करता है। और यहाँ पर ये भी देखने का प्रयास करता है कि हमारे बच्चे जिनको भी हम पढ़ाने वाले हैं, हमारे विद्यार्थी, वे क्लास में सही ढंग से बैठ गए या नहीं। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ जिसे कहते हैं साइजिंग ऑफ द क्लास। जो सेकंड इसका पार्ट है बेटा, इसे कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर। डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर का मतलब हुआ विद्यार्थियों का निदान। विद्यार्थियों का निदान का मतलब क्या, हम उपचार किसका करते हैं, हमें जो बीमारी हो, तो टीचर किसका उपचार करने आ रहा है, वो जो पढ़ाने आया है। तो टीचर क्लास में पढ़ाने से पहले ये देखने का प्रयास करता है कि हमारे स्टूडेंट्स को पहले से कितना, ठीक है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी अभिक्षमता कैसी है, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, उनके इंटरेस्ट का लेवल कैसा है। जब इन सारी बातों पे विचार विमर्श करता है तो वो जान जाता है कि हमारे विद्यार्थी को क्या चाहिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक जिसको आज हम पढ़ाने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड वे किन किन बातों को नहीं जानता, वो उन्हीं बातों पर फोकस करने का काम करता है ना। तो ये दूसरा पार्ट इसका है, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर मीन्स विद्यार्थियों का निदान करना। तो पहला निदान क्या हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ द लर्नर, यानी छात्रों की योग्यता। छात्रों की योग्यता में वो क्या देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि हमारे विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान कितना है, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है,
उसको पहले से क्या क्या आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जिसको हम पढ़ाने वाले हैं, इसकी जानकारी करने के लिए टीचर क्या करता है, क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता है, जिससे वो जान जाता है कि स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन या कितनी जानकारी या उसका नॉलेज कितना है इस क्लास को लेने से पहले। ये तो दूसरा ये काम करता है ना, यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछकर वो एबिलिटी चेक करता है। दूसरा, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, ठीक है, वो देखने का प्रयास करता है कि हमारा विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, हमारी क्लास को पढ़ने के लिए वो तैयार है कि नहीं, यानी उसका इंटरेस्ट किधर है, उसका एटीट्यूड क्या कहता है। तो एटीट्यूड और इंटरेस्ट से वो जान जाता है कि हमारा विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करेगा, वो उनको मोटिवेशन देगा, उनको मोटिवेट करने का काम करेगा, उनके प्रेरणा को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। और जो तीसरा वो काम करता है, वो बच्चों के एकेडमिक बैकग्राउंड को चेक करता है। वो जानने का प्रयास करता है कि कौन से बच्चे पढ़ने में कैसे हैं या कैसे नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, डायग्नोसिस में क्या हुआ, डायग्नोसिस में एक तरह से टीचर बच्चों का एक्सरे निकालता है और निकाल के देखने का प्रयास करता है कि बच्चों का बैकग्राउंड कैसा है, उनका प्रीवियस नॉलेज कैसा है, वो किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, इन सारी बातों पर वो विचार विमर्श करता है, ठीक है। जब इन सारी बातों को विचार विमर्श कर लेता है, तब अब तीसरे चरण में वो पढ़ाना शुरू करता है या टीचिंग शुरू करता है। तो थर्ड पार्ट क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, यानी उपलब्धियों के लिए क्रिया अनुक्रिया करना। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धियों के लिए क्रिया अनुक्रिया करना। क्रिया अनुक्रिया का मतलब क्या हुआ, अब टीचर यहाँ पहले से तय की गई स्ट्रेटजी या शिक्षण विधियों के अनुसार बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। तो पढ़ाने में क्या काम करेगा, पढ़ाने के लिए दो काम होता है बेटा, इनिशिएशन या एक्शन, यानी वो आपको देने की कोशिश करता है, आपको नॉलेज देने की कोशिश करता है, वो चाहे वो लेक्चर मेथड से दे ले, चाहे वो लेबोरेटरी मेथड से दे ले, चाहे वो ह्यूरिस्टिक मेथड यूज कर ले, चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड यूज कर ले, चाहे वो क्वेश्चन आंसर मेथड यूज कर ले, यानी किसी न किसी मेथड का इस्तेमाल करके शिक्षक क्या करता है, शिक्षक एक्शन करता है। जब टीचर कुछ पढ़ाता है तो बच्चे उसको समझते हैं, बच्चे उसकी हर क्रिया के प्रति अनुक्रिया करते हैं, बच्चे समझने में गर्दन हिलाते हैं, उस बच्चे टीचर से कुछ डाउट होता है तो क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारा काम करना शुरू करते हैं, जिसको हम रेस्पॉन्स कहते हैं। तो क्या हो गया, एक्शन एंड रेस्पॉन्स, इनिशिएशन एंड रेस्पॉन्स, क्रिया और अनुक्रिया। कभी टीचर एक्टिव, कभी स्टूडेंट एक्टिव, कभी टीचर पैसिव, कभी स्टूडेंट पैसिव। यानी टीचर जब कुछ कहता है तो विद्यार्थी उसको सुनता है, और जब विद्यार्थी कुछ कहता है तो शिक्षक उसको सुनकर उनकी बातों पर रिस्पॉन्ड करता है। यही है इनिशिएशन एंड रेस्पॉन्स। तो इंटरैक्टिव फेज में क्या क्या काम हुआ, इंटरैक्टिव फेज में तीन काम हुआ। पहला, साइजिंग ऑफ द क्लास, कक्षा के आकार की अनुभूति। टीचर कक्षा के आकार की अनुभूति करता है, वो देखने का प्रयास करता है कि कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, किन बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना है, किन पे कम ध्यान देना है, ठीक है। इन सारी बातों को वो पहले तय कर लेता है। फिर वो क्या करता है, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर करता है, शिक्षक विद्यार्थियों का वो निदान करता है। निदान में वो क्या करता है, वो जानने का प्रयास करता है कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चों की रुचियां कैसी है, बच्चों का की जब अभिक्षमता कैसी है, बच्चों का जो एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, इन सारी चीजों का वो पता लगा लेता है, जिससे वो जान जाता है कि हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ाना है। फिर वो क्या होगा, फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाएंगे, एक्शन एंड रेस्पॉन्स की बात आ जाती है। किसके लिए, अचीवमेंट के लिए, यानी लर्निंग के लिए। लर्निंग के एक्शन रिस्पॉन्स का मतलब हुआ, टीचर क्या करेगा, अपने लेक्चर को डिलीवर करेगा और स्टूडेंट क्या करेगा,
उस लेक्चर के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करने का काम करेगा, है ना। ये तो इंटरैक्टिव फेज हुआ। एक बार फिर से आप जान लो इंटरैक्टिव फेज में क्या क्या करना है। इंटरैक्टिव फेज में तो ये हमारा था इंटरैक्टिव फेज, जिसमें हम लोगों ने 3 मेजर पॉइंट पे फोकस किया: साइजिंग ऑफ द क्लास, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अचीवमेंट। अब जिसका थर्ड पार्ट होता है उसको कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हुआ? शिक्षण की पश्चात अवस्था, यानी अब टीचर ने अपने लेसन को फिनिश कर दिया है, उसे आज जो पढ़ाना था, जो इसका स्टडी मटेरियल था, उस स्टडी मटेरियल को उसने सारा काम कर लिया है। अब क्या करना हो? पोस्ट एक्टिव फेज एक्चुअल इवेल्युएशन का फेज होता है। इवेल्युएशन के फेज में टीचर ये देखने की कोशिश करता है कि लर्निंग हुई या नहीं हुई, तो कितनी हुई, उसका परसेंटेज क्या है। जैसे मान लो टीचर ने पूरी क्लास पढ़ा लिया और लर्निंग हुई ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। अगर मान लो लर्निंग 25% हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? क्लास के केवल 25% बच्चों ने ही सीखा, 75% बच्चों ने नहीं सीखा। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब ये आया कि जो टीचर की लर्निंग स्ट्रेटजी थी, जो उसने मेथड एडॉप्ट किया था, जो उसने तरीका चुना था, या जो उसके पढ़ाने का पूरा जो सिस्टम था, यानी इंटरैक्टिव फेज या प्री एक्टिव फेज में उसने जो जो काम किए थे, वे सब फेल हो गए, है ना। अगर वो सब सही होते तो बच्चों की लर्निंग भी सही से हो गई हो। तो यहाँ पर हम यही काम करते हैं, इस पूरे पोस्ट एक्टिव फेज में हम बच्चों का इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन करके हमें देखते हैं कि बच्चों का अचीवमेंट कैसा था। अगर अचीवमेंट अच्छा हुआ तो अपनी स्ट्रेटजी को हम कंटिन्यू रखते हैं अगली क्लास के लिए। अगर हमारा अचीवमेंट या हमारा इवेल्युएशन की वैल्यू अगर कम आती है, यानी बच्चे ने अचीव नहीं किया, मीन्स हमें अपनी प्रोसेस में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हम क्या करते हैं? अपने प्री एक्टिव फेज की स्ट्रेटजी में और इंटरएक्टिव फेज की स्ट्रेटजी में फिर हम चेंज करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे अगली क्लास में हम अचीवमेंट को अपनी बढ़ा सकें। ये पोस्ट एक्टिव फेज का मेन मोटिव हो। अब आते हैं इसके पॉइंट वाइज हम बात करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है वो है डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंज कास्ट बाय टीचिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अधिगम के स्तर का निर्धारण करना या उसको परिभाषित करना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? अधिगम के स्तर का निर्धारण करना, यानी बच्चों में चेंज आया कि नहीं। अधिगम का मतलब क्या है? चेंज इन द बिहेवियर या मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इस परिवर्तन की एग्जैक्ट माप करनी पड़ती है ना। तो ये पहला पॉइंट हुआ। तो हम यहाँ पे क्या डिसाइड करेंगे? हमें देखने का प्रयास करते हैं कि सचमुच में आज की क्लास के बाद बच्चे ने सचमुच में क्या सीखा, एक्चुअल चेंज क्या आया। इस चेंज की गणना करने का काम हम करते हैं। ठीक है, इस चेंज की गणना करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मूल्यांकन करने के लिए समुचित शिक्षण तकनीकी और प्रविधियों का या उपकरणों का चयन करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या हो गया? हो गया उपकरणों एवं प्रविधियों का चयन। समुचित उपकरणों एवं प्रविधियों का चयन। ये समुचित उपकरण या प्रविधि क्या है? अब देखो इवेल्युएशन के कितने मेथड होते हैं आप जानते हो, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने आपको बताया है कि हम इवेल्युएशन के लिए ओरल और रिटन दो तरह से टेस्ट कर सकते हैं, है ना। अब ओरल में मैंने कई तरीका बताया है। हम वन वर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उनसे जो है स्टोरी टेलिंग के लिए कह सकते हैं, हम उनसे डिबेट करा सकते हैं, हम उनसे डिस्कशन करा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं। ये ओरल का तरीका मैंने क्या बताया है कई बार आपको।
ठीक है। अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देकर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं जिन टूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमें एप्रोप्रिएट टेस्टिंग टूल या डिवाइस चूज करना पड़ता है। एग्जैक्ट या समुचित विधि क्या हो सकती है? जैसे क्लास में अगर मान लो कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, अधिकतर मॉड ओरल होता है, क्योंकि बच्चों को सही ढंग से लिखना नहीं आता। ठीक है, उनके पढ़ाने का स्तर भी क्या होता है, हम उनको रटने वाली चीजों को, उनको रोट लर्निंग एक्चुअल कराते हैं। जब रोट लर्निंग कराएंगे तो हम अक्सर ओरल वन वर्ड क्वेश्चन से ही हमको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हम क्लास 6 टू अगर हम 10th 12th में पढ़ा रहे हैं, 10th या 12th में पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिटन टेस्ट लेने पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो उद्देश्य होता है, प्री एक्टिव फेज में हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, हमें उन्हीं ऑब्जेक्टिव की टेस्टिंग करनी पड़ती है पोस्ट एक्टिव फेज में, कि उन ऑब्जेक्टिव को हमने पूरा किया कि नहीं। यानी जैसे हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया, लर्नर विल एबल टू, कुछ बना लो, जोड़ो कुछ इसमें, लर्नर विल एबल टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, अगर विद्यार्थी जल की संरचना को परिभाषित करने में समर्थ होगा, अगर हमने ये उद्देश्य बनाया है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनका रिटन टेस्ट लेना पड़ेगा। अगर हमने मान लो ये उद्देश्य बना लिया कि लर्नर विल एबल टू रिकॉल फार्मूला ऑफ वाटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उससे ओरल पूछ सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं बता दो भैया वाटर का फार्मूला क्या होता है, या H2O किसका फार्मूला है, या H2O H2O2 या और HO में वाटर का फार्मूला क्या होता है, हम इस तरह से पूछ सकते हैं ओरल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में हम एप्रोप्रिएट टीचिंग इवेल्युएशन टूल हम निर्धारित करते हैं कि हम किस टूल या किस टेक्निक से हम इवेल्युएशन करने का काम करेंगे, कैसे इवेल्युएट करें। ठीक है, जो इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो है चेंजिंग द स्ट्रेटजी इन द टर्म ऑफ एविडेंस गैदर्ड, यानी अपनी शिक्षण नीतियों में सुधार करना। ठीक है, किसमें चेंज हम करेंगे, अपनी शिक्षण नीतियों में, अपनी स्ट्रेटजीज में, अपने आव्यूहों में हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। किसके आधार पे, इन द टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड, यानी जो रिजल्ट आया, जो टेस्टिंग का रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आ गया कि क्लास के कितने बच्चे सीख पाए या कितने बच्चे नहीं सीख पाए, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपने प्री एक्टिव या इंटर एक्टिव फेज में जो हमारे पढ़ाने की स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी में चेंज लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल ये 3 फेजेस हुए आपके, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। अगर इसको हम कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में हम नियोजन करते हैं या पढ़ाने की पूरी प्लानिंग करते हैं, हम उसके उद्देश्य, शिक्षण सामग्रियों, विधियों आदि का निर्धारण करते हैं। इंटरएक्टिव फेज में हम क्या करते हैं, इंटरएक्टिव फेज में हम साइज अप करते हैं, यानी क्लास के आकार की अनुभूति करते हैं, बच्चों का निदान करते हैं या उनकी डायग्नोसिस करते हैं कि उन्हें क्या नहीं आता है, उनको जो नहीं आता है हमें वही पढ़ाना है। उसके बाद फिर तीसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, एक्शन एंड रिस्पॉन्स करते हैं, यानी उनको हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो थर्ड फेज है, पोस्ट एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज में हम क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद हम ये चेक करने का प्रयास करते हैं कि बच्चों ने कितना अधिगम प्राप्त किया, यानी उनकी लर्निंग इफिशियंसी कितनी है, कितनी परसेंट है, वो उन्होंने कितना प्रतिशत सीखा। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव के आधार पे, पहले से जो निर्धारित उद्देश्य है उनके आधार पर
हम मूल्यांकन की विधियों का चयन करेंगे। उन विधियों से बच्चों का मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के आधार पे अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में मॉडिफिकेशन करेंगे। यानी जो हमारे शिक्षण आव्यूह थे, जो हमने पढ़ाने का जो सिस्टम पूरा प्री एक्टिव और इंटरएक्टिव फेज में तैयार किया था, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आज देखा इंटरएक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, या अगर हम कह दें एक साथ, हमने फेज ऑफ टीचिंग या शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। अब अगली क्लास में हम लोग शिक्षण के स्तर का अध्ययन करेंगे।